ओके, तो ये स्टेप्स है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये एक लिंक था और ये इक्लिप्स के लिए था। इक्लिप्स एक एडिटर है, जैसे हमने कोड नोटपैड में लिखा है, राइट। तो ये सेम कोड हम नोटपैड में लिखेंगे तो हमें थोड़ा दिक्कत जाती है कि यहाँ पे क्लास फाइल और ये इनका मतलब ये प्लेन में दिखता है सब, राइट। बट इसका इसमें अभी सिंटैक्स जैसे मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं पब्लिक लिखूंगा, राइट। तो मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा। बट अगर हम कोई एडिटर यूज करते हैं, जैसे ये सपोज एक एडिटर है हमारा, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। देखो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा कलरिंग वगैरह आता है, जैसे क्लास को ये कलर आ गया, तो हमें पता चलता है कि ये सही से लिखा है। गलती से अगर मैंने क्लास को सी कैपिटल लिख दिया तो ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे वो एरर थ्रो करने लग जाता है तभी के तभी। तो ये हमें प्रोग्रामिंग को हेल्प करता है कि हमारा सिंटैक्स गलत नहीं होना चाहिए, और तभी के एग्जीक्यूट करने के पहले हमें सब एरर दिख जाते हैं, मतलब जो सिंटैक्स वाले होते हैं। तो सेम फंक्शनलिटी हमें नोटपैड पे वगैरह नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इक्लिप्स वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि वो फ्रीवेयर है, फ्री में ओपन सोर्स टूल है। ओके, तो जावा का देखते हैं पहले। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, स्टेप 1। ओके, तो ये क्या करता है आपको, जावा प्रोडक्ट किसका है, हमारा ओरेकल का प्रोडक्ट है। पहले सन जावा था, तो उसको ओरेकल ने एक्वायर कर दिया है। ओके, वो कंपनी ओरेकल ने खरीद ली, तो ये अभी ओरेकल के अंडर आता है जावा। तो आप इस पेज पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे विंडोज करके मिलेगा। अब क्योंकि आपका मशीन विंडोज है, जो भी रहेगा आप उस मशीन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉलेशंस रहते हैं। तो विंडोज पे जाओगे तो 64 इंस्टॉलर आप ये वाला सेकेंड वाला आप इंस्टॉल करोगे। ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो एक इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ओके, ये वाला 152 भी मैं इसको पॉज कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको उसको इंस्टॉल, नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और यहाँ पे प्रोसेस भी दी हुई है। देखो ये वाला थोड़ा अलग हो जाता रहता है, मतलब अभी यहाँ पे अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, तो हर टाइम वेबसाइट पे थोड़ा अलग होता है। वेब इंस्टॉल करोगे तो ऐसे नेक्स्ट करके क्लोज कर दो। यहाँ तक तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जावा, इसके ऊपर तक। उसके बाद क्या करना होता है, हमें वो जावा का पाथ सेट करना होता है हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल में। जैसे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे था, डी ड्राइव पे था। ओके, और हमारा जावा इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, फिर भी हमारा वो ये प्रोग्राम चलना चाहिए कौन से भी कमांड प्रॉम्प्ट से, इसलिए उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम सेट करते हैं। तो उसके लिए ये वाले स्टेप्स है, जैसे आप डायरेक्टली जाके कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल टाइप करूँगा तो ये आ जाता है। यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लिक करना है, और यहाँ पे होता है एक पाथ करके होता है। ओके, इस पे जाओगे ना तो ये खुल जाएगा। इस पे पाथ कौन सा डालना है आपको, आप सी ड्राइव में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे जावा होता है, और जो हमने ये वाला इंस्टॉल किया था इसके अंदर बीन फोल्डर में जाना होता है, और ये पूरा पाथ कॉपी करके ये वाला यहाँ पे डाल देना है, जस्ट ऐसे कॉपी करके। ये भी मैंने डाला हुआ है। ओके, फिर इसको ओके ओके करके क्लोज कर दो। ये सेम स्टेप यहाँ पे भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके एडवांस में जाके ये एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन हुआ था। ओके, वो डायरेक्टली हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट अगर टाइप करोगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, फिर हम जाते हैं पाथ वेरिएबल में, और ऐसे ये पुराना वाला है, विंडोज 7 का है शायद ये, तो विंडोज 10 के लिए जो मैंने बताया वैसे है। सॉरी, तो ये जावा का हो गया। ओके, फिर इक्लिप्स का भी सेम है। इक्लिप्स आप यहाँ से इक्लिप्स के वेबसाइट पे जाओगे, इक्लिप्स का खुद का अलग वेबसाइट है। यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड वाला बटन है, यहाँ हेलो पे सर। हेलो। हेलो सर।
यस। सर इनक्लिप्स मैंने डाउनलोड किया था, हो गया था बस, उसमें कुछ सेटअप वेटअप करना था। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, इक्लिप्स बाकी लोगों ने नहीं किया था शायद, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे और एक, और यहाँ पे डाउनलोड कर दोगे तो ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे और क्लिक हेयर करके बटन है, इस पे अगर क्लिक करोगे तो वापस से वो डाउनलोडिंग के लिए आ जाता है। तो एक एक दो सेकंड के लिए वेट कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेना। बीच में कुछ एरर कुछ इश्यू आता है तो आप पूछ लेना एक बार। ओके, आप तब तक ट्राई करोगे क्या? मैं आपको ये वाला लिंक दे देता हूँ और डायरेक्टली जावा का ही लिंक दे दूँ क्या, ये वाला? आप हो क्या सिस्टम पे अवेलेबल? हाँ, हाँ सर मैं सिस्टम पे हूँ, मैंने डाउनलोड भी कर लिया था उस दिन, डाउनलोड करवाए थे आप, दोनों डाउनलोड कर लिया हाँ, हूँ। नहीं नहीं, बाकी लोगों यस ने सर। नहीं किए, शायद जीवन ने भी नहीं किया है। मैं और कृष्णा कर लिया हूँ सर, और शायद वो दोनों नहीं किए। हाँ सर मैंने। मेरा हो गया है सर। आपने ये वाला प्रोग्राम रन करने का ट्राई किया? हाँ सर, इक्लिप्स पे। अच्छा, और कृष्ण और अमित आपने? हाँ सर। ओके, ठीक है, ठीक है। जस्ट 5 मिनट होल्ड करना, मेरा एक मतलब काम आया है, मैं आता हूँ बाद में। ओके, जस्ट 5 मिनट्स। सर हेलो।
ओके सॉरी। ओके आप लोग हो राइट? हाँ सर। ओके ओके मैंने इक्लिप्स जो इंस्टॉल किया था मेरा वाला, मैं भी थोड़ा ये वाला जो होता है जब आप लॉन्च करते हो, ये आपका वर्क स्पेस होता है जहाँ पे आपका जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो राइट, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो इसको आप चेंज करके आपके कोई भी एक फोल्डर में रख सकते हो। ओके तो इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे तो ये इस वाले लोकेशन पे सेव हो जाएंगे। तो इसको वर्क स्पेस बोलते हैं इसका। ओके ये आपका ओपन हो गया। ये वेलकम को स्क्रीन को आप क्लोज कर सकते हो ऊपर से, और फिर यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट। ओके नाम दे दिया। तो इसको डायरेक्टली आप नेक्स्ट करके फिनिश भी कर सकते हो। ये जस्ट ये पूछेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर एक सोर्स फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ओके प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज में आपको दिखेगा कि आपका जो जावा का आपने इंस्टॉल किया था ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है कि आपका जावा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। चेयर ओके ये हमारा एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम यहाँ पे लिखता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे रन का बटन है। ओके यहाँ पे एक रन एज, तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें रन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके इसको ये सेलेक्ट तो हो रहा था। एक हम और एक न्यू क्लास फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके ओके जो हमारा क्लास फाइल होता है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एरर एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट। हमें शायद ये मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना था। ये डिलीट। ओके ठीक है, यहाँ पे आपको कंसोल एक करके होता है, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है। ओके जस्ट अ सेकंड में इसको
तो मैं फिर से एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से जाके आप न्यू में जाओगे तो एक जावा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ओके, फर्स्ट जावा का मैंने इसको नाम दे दिया। मैं इसको डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। डोंट क्रिएट, ये मॉड्यूल अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये जो होता है फर्स्ट, ये आपका जावा लाइब्रेरी जावा जो आपने इंस्टॉल किया है उसकी सब लाइब्रेरीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूशन जावा जहाँ से पिकअप करता है, जैसे यहाँ पे जावा कंपाइलर हो गया। ओके, तो डिफरेंट चीज़ें जो बैकग्राउंड में आपके प्रोग्राम रन करने के लिए हेल्प करती है। तो ये सोर्स एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपका आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू करके एक क्लास फाइल लूँगा। क्लास फाइल मतलब जो जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं उसका नाम दूंगा कि फर्स्ट जावा। ओके, ये मेरा प्रोग्राम है। और यहाँ पे मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे पब्लिक हमें रखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम पब्लिक रखते हैं अभी। और यहाँ पे ये क्या करता है, हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो क्लास मेथड है हमारा, वो हमें डायरेक्टली लिख के दे देता है प्रोग्राम। तो ओके, मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो देखो इसने क्या किया, एक फर्स्ट जावा करके यहाँ पे फाइल बना दी और उसमें ये कोड अपने आप आ गया। तो ये फंक्शनलिटी होती है किसी भी आईडी जो होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं इसको। आईडी मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये इक्लिप्स आईडी है। तो इक्लिप्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया। जैसे मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ हमारे ऑफिस में, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मैं आईडी यूज कर रहा हूँ मेरा प्रोग्राम लिखने के लिए, जहाँ पे मैं मेरा डेवलपमेंट करूँगा। ओके, ज़्यादा करके इक्लिप्स यूज करते हैं जो फ्रीवेयर में जिसको यूज करना है वो। ओके, तो ये उसने मुझे लिख के दे दी, जैसे पब्लिक क्लास जो हमने लिखा था, देखो यहाँ पे पब्लिक क्लास और आपका क्लास नेम। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्लिक किया था तो ये हमारा स्टैटिक जो मेथड है फर्स्ट वाला मेन वाला, वो भी यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। तो अभी मैं बस मेरा वाला कोड लिखूंगा कि मुझे कुछ हेलो प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कोड लिख दूंगा, इसको सेव करूंगा तो ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ तो डायरेक्टली ये रन हो गया यहाँ पे। और रन करने का दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे जाके आप रन एज जावा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको बोलेगा कि कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या करना है कि रन कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे जाके जावा एप्लीकेशन, और आपका जो भी यहाँ पे ब्राउज करके जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन आ जाएगा और आप यहाँ से रन कर सकते हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम आप इक्लिप्स से ऐसे रन कर सकते हो। अभी इसमें कुछ डाउट है आपको? सर मेरा क्लिप्स वो नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा है? सर करना है सर। मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर, एक बार स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ करो। हाँ, यहाँ पे वो वेलकम लिखा हुआ है ना, उसके वहाँ पे क्रॉस कर दो, वेलकम वाले स्क्रीन क्लोज हो जाएगा आपका। ओवरव्यू के ऊपर में लिखा है देखो। ओके, अभी आप यहाँ से क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऊपर में फाइल लिखा हुआ है ना,
इक्लिप्स एकदम स्टार्टिंग में फाइल। हाँ, तो न्यू, हाँ फाइल में जाके न्यू में जाओगे और जावा प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही है जावा प्रोजेक्ट। एरो की दबाना, एरो की दबाना आ जाएगा। फाइल में जाओ, डाउन एरो दबाओ। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। आप एक काम करो, फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक करो। हाँ हाँ, अभी आगे जाना, जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल दो आपका जो भी रहेगा फर्स्ट। ओके, और फिनिश कर दो यहाँ पे नीचे। ओके, इसको डोंट क्रिएट करना, अभी मॉड्यूल हम क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, अभी आप आ गया देखो फास्ट जावा करके। हाँ, वो एरो पे क्लिक करना, उसका उसके सामने एक एरो है ना। हाँ, अभी सोर्स पे क्लिक करो, राइट क्लिक नीचे। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक। हाँ, न्यू में जाना, फर्स्ट वाला ऑप्शन था, और क्लास सेलेक्ट करो, क्लास फोर्थ ऊपर से। हाँ, क्लिक करना उसमें। यहाँ पे आप आपका क्लास नेम डाल सकते हो, तो क्लास नेम सेम ही डालना, ऊपर जो लिखा हुआ है फास्ट जावा करके। ओके, और नीचे पब्लिक स्टैटिक जो लिखा हुआ है ना, 3 चेक बॉक्स है देखो, फर्स्ट वाला क्लिक करो और फिनिश कर दो। ओके, आपका ये वाला आ गया। और इसको आप डायरेक्टली भी मतलब रन करके देख सकते हो, कुछ आउटपुट तो नहीं आएगा, बट जो रन का बटन ऊपर दिया हुआ है ना, प्ले का बटन, उस पर क्लिक करना। ऊपर में एक बग का बटन रहेगा, रिफैक्टर लिखा हुआ है ना, सोर्स रिफैक्टर के नीचे। हाँ, उसके नीचे एक प्ले वाला बटन है ना, ग्रीन वाला, सेंटर में गोल वाला जो है। हाँ, उस पर क्लिक करो। हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, फर्स्ट फर्स्ट हाँ, स्क्रीन बड़ी कर दो ये। और फर्स्ट पे क्लिक नहीं किया था क्या? हाँ, उस पे क्लिक करना। ठीक है, रन नहीं हुआ शायद ये। वापस से ये करो आप, हम अपना जो प्रोग्राम था ना एक, वो वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख देना यहाँ पे। आपके पास है क्या वहाँ पे? ये डायरेक्टली भी रन होता है वैसे।
हो रहा है सर डायरेक्टली रन। सर क्लिक तो क्या कर नहीं हो रहा रहा? हूँ इस पे हाँ, एक फाइल काम जावा करना, पे क्लिक कर। हाँ, वहाँ पे ही रन एज पे जाना, उसके नीचे। क्लिक करूँगा? हाँ, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना। कुछ नहीं हो रहा है सर, क्लिक नहीं नहीं, हो उसके रहा। आगे, उसके आगे वाला जो आया है ना ऑप्शन, उस पे क्लिक करो। कुछ नहीं हुआ सर। अ, इस पे सर अभी रन सिर्फ ही होगा, कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं नहीं होता है, मतलब एक काम करो, आप लिख दो वहाँ पे, क्योंकि नहीं भी रहा ना तो वो ये आ जाता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कंसोल आना चाहिए था। बट आप, आपके पास कोड नहीं है क्या? मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे। ये सर जो आप भेजे हो अभी। हाँ, कॉपी कर देना कभी। हाँ, जो टू डू लिखा है ना उसके नीचे डाल दो, लाइन नंबर 7। ओके, अभी सेव करना उसको, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो उसको। हाँ, अभी सेव हो गया। आप अभी रन करना इसको एक बार वापस से वैसे ही। रन कर दो ना, ऊपर से किया क्या आपने? हाँ सर आ गया ना, रन एज हम्म, कर एक, करना इस पे राइट क्लिक करके करो तो, आज। फाइल पे हाँ जाके राइट क्लिक करो, जहाँ पे आपका कर्सर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करो। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, आप कर रहे हो क्या? अमित, आपका नाम, आवाज नहीं आ रहा, शायद आप हाँ म्यूट सर। पे हो। हाँ सर हेलो। हाँ, आप एक बार वो फाइल पे राइट क्लिक करना बीच में जहाँ पे कोड लिखा है। आपकी स्क्रीन फ्रीज है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली। हेलो। हाँ, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी, एक बार रीशेयर करना।
हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो अरे आपका स्क्रीन मुझे वही दिख रहा है कितनी देर से। मुझे लगता है कि ये हो गया है, हैंग हो गया है शायद। सर 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 हेलो, आवाज कृष्ण आप क्या बोल रहे हो? हेलो वर्ड करके आ गया, रन हो गया है सर। अच्छा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ शायद, मे बी। ओके सर, रन हो गया ना हेलो वर्ड रन? करके आ गया, रन कर। अच्छा हो गया ना, ठीक है। हाँ नीचे में आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। ओके, चलेगा चलेगा। मेरा स्क्रीन हैंग हो गया था तो मुझे दिख नहीं रहा था उनका कुछ। ठीक है, तो ये अपना सर एक प्रोग्राम। अभी ठीक है, आप कुछ रहा तो आप पिंग कर दो यहाँ पे, लिख देना मुझे, शायद आपका आवाज थोड़ा ये हो रहा है। और तो क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन ड्रॉप हो गया है क्या? सर तो नेटवर्क इशू है सर, उसका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। साथ में ही है सर हम दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक है अभी ऐसे चलेगा। साथ में है, हाँ दिख ठीक है रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने इक्लिप्स से एक प्रोग्राम रन हो गया, राइट, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। और लास्ट टाइम हमने देखा था JVM क्या होता है। तो जो हमने इंस्टॉल किया ना जावा, उसमें एक जावा वर्चुअल मशीन करके होता है, जो कि जो भी कोड हम फर्स्ट टाइम रन करते हमारा डॉट क्लास में रन सेव होता है वो। तो डॉट क्लास फाइल क्या करता है, JVM हर एक जैसे विंडोज पे एक रहेगा, लिनक्स पे अलग उसका कोड रहेगा। तो हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, विंडोज लिनक्स, तो उनके वहाँ पे हम ये वाला क्लास फाइल अभी अभी विंडोज पे क्रिएट किया है, तो हम लिनक्स पे भी इसको जाके रन कर सकते हैं। तो ये रन करने का काम हमारा JVM करता है, जावा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ सर आवाज आ रही हाँ है, स्क्रीन हाँ, नहीं दिख रही। अच्छा। अभी दिख रही है? मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन एक सेकंड के लिए ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल्स, एक सेकंड। वेरिएबल वगैरह से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमने थोड़ा थोड़ा पहले देखा हुआ है। एक्चुअली दो स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये ऊप्स करके जो होता है, जो हम बोलते हैं जावा है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऊप्स करके बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये हम इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था कि रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटी और जो भी होता है, तो उसको प्रोग्रामिंग में दिखाने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर कोई चेयर है या टेबल है, तो टेबल को एक हम बोलेंगे कि एज अ ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट टाइम में देखा था शायद इसको, एक मिनट। ओके, ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं टेबल को। ओके, टेबल है, चेयर है आपका। तो जितने भी रियल वर्ल्ड में जो भी होता है, तो वो सब हमें हमें प्रोग्रामिंग के इसमें लेके जाना है, राइट। तो हर एक को एक नाम देंगे, फिर उसका कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे टेबल के एट्रीब्यूट हो गए कि कितने पैर वाला टेबल है, और टेबल का हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है। ओके, फिर उसके बाद उसका कलर होगा। तो इसकी जितने भी ये जो चीजें होती हैं, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो टेबल क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया ये, और इसके भी एट्रीब्यूट्स हो गए। तो हमें हर एक जो रियल वर्ल्ड का सीनरी होता है, इमेजिनरी और वो रियल हो, तो
तो उसको हमें प्रोग्रामिंग में लेके जाना होता है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए क्या होता है, उसके पहले हम उसको एज ए क्लास बोलते हैं। क्लास क्या होता है, इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, ये सबसे बेसिक में होता है, जैसे सबसे लोअर लेवल पे कि विच ग्रुप्स द सिमिलर एंटिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये टेबल बोला, तो सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा क्लास है ये एज अ टेबल। जैसे हमने यहाँ पे ये देखो ये क्लास बोला था और ये फर्स्ट प्रोग्राम को, राइट। तो हमारा यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक क्लास है, उसका नाम टेबल है, ओके। और उसके ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, कलर वगैरह सब। और एट्रीब्यूट के साथ क्या आता है, उसके फंक्शन है। तो ये क्या क्या काम करता है, जैसे अगर इसमें ड्रॉवर होंगे तो ये क्या क्या हो सकता है, लॉक हो सकता है, लॉक हो सकता है। फिर उसके बाद अगर उसको नीचे अगर उसको पहिए दिए हुए हैं तो ये मूव हो सकता है, ओके। और इसका और जो भी इसके फंक्शंस रहेंगे टेबल के ऐसे करके, ओके। तो ये वाले उसके फंक्शंस हो गए। अगर ये टेबल है तो ठीक है, बट अगर हम कुछ अलग सिनेरियो लेते हैं कि कार का सिनेरियो लेते हैं, तो कार के भी एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये सेम हाइट वेट लेंथ भी होगा, कार का कलर भी होगा, इंजन भी होगा, और उसके फंक्शन क्या रहेंगे, ये मूव होता है। और उसके बाद उसका एसी है तो एसी ऑन होगा, ओके। और उसमें म्यूजिक बजेगा, ऐसे करके जो भी उसके अलग अलग फंक्शंस है। तो ये सब हमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिखाने होते हैं। तो ये बेसिक क्या हो जाता है, जब उसके हम कोई भी एट्रीब्यूट उसको उसके डिफाइन करते हैं, ओके, तब उसको हम उसको बोलते हैं ये क्लास है, कि ये क्लास है और उसके हमने सब एट्रीब्यूट यहाँ पे बोल दिए, ये इसके एट्रीब्यूट ये है, इसके फंक्शन ये है करके, ओके। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी भी कार हम लेंगे तो उसके लिए ये सब वैलिड रहेगा, राइट, क्योंकि ये कॉमन टू ऑल है। हर एक टेबल के लिए मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाओगे, बोलोगे टेबल है, तो उसको पता चलेगा कि टेबल है तो उसके पास ये सारे एट्रीब्यूट ये फंक्शंस रहेंगे। उस आपने बोला कि मेरे पास कार है तो उसके ये एट्रीब्यूट रहेंगे, ये उसके फंक्शंस रहेंगे। तो सेम वे आपने क्लास डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बोलते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कैन बी डिफाइन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो इंस्टेंस कैसे हो गया, देखो टेबल का एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, जैसे ऑफिस टेबल। ऑफिस में टेबल है और उसमें सपोज उसकी हाइट 50 दे दी, उसका लेंथ 60 है, उसका कलर ब्लैक है, ओके। ये इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका टेबल का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब टेबल के अंडर आता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। फिर उसको मैंने नाम दे दिया ऑफिस टेबल, और उसका फिर हमें एक बार उसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसके जो भी एट्रीब्यूट रहते हैं उसको हमें डिफाइन करना होता है, जैसे हाइट 50, लेंथ 60, कलर ब्लैक, ओके। फिर उसका हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको फोर उसके पास ड्रॉवर्स है जो लॉक होते हैं, ओके। 4 लॉक्स वाला ड्रॉवर है। फिर उसके बाद उसको मूवमेंट का क्या है, वो ऑफिस का टेबल है और उसको नीचे ये व्हील्स नहीं है तो ये मूव नहीं होता है, तो नो मूवमेंट। मतलब हर एक का हम यहाँ पे मीनिंग डिफाइन कर लेंगे। तो ऑफिस टेबल अगर बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ये स्पेसिफिकेशन है, बट आप जब टेबल बोलोगे तो आप ये ऑन एन एवरेज जो भी सब टेबल है उसके लिए अप्लाई हो जाता है, ओके। तो सेम वे एक होता है क्लास, फिर उसको जब हम कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बोलते हैं तो उसका ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर सेम हम कार के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सपोज मेरे पास टाटा की टियागो है, ओके। तो उसका ऑब्जेक्ट ये, फिर उसका भी हाइट लेंथ, फिर उसका सपोज 100 हाइट है,
और 200 विड्थ है और वाइट कलर की कार है। ओके, और फिर उसका मूवमेंट है तो सपोज वो 100 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है मैक्सिमम। हेलो, स्क्रीन आवाज, फ्रीज हो गई, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? आवाज का भी प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट सेकंड, मैं स्क्रीन रीलोड करता हूँ। ओके, दिखे तो बताना स्क्रीन। हेलो, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। तो ऐसे हम ये टेबल एक ये होता है, इसको हम क्लास बोलते हैं और उसके हम जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे बनते जाते हैं। तो एक टाटा टियागो हो गया। फिर अभी जो जितने भी कस्टमर के लिए अगर हम लेंगे तो कस्टमर स्पेसिफिक भी हमें उसका एट्रीब्यूट बना सकते हैं। जैसे आकाश, ऐसे मैंने एक बना दिया। ओके, तो इसका ये हो गया। और इसके पास अभी इसके पास अगर वो मेरा स्पेसिफिक है तो इसका नंबर प्लेट एक होगा कि वो मुझे एक सेपरेट नंबर प्लेट होगा, राइट। तो ऐसे करके उसके एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं और हर एक का इंस्टेंस एक बना लेते हैं। ओके, रियल वर्ल्ड एंटिटी हम ऐसे करके हम प्रोग्रामिंग में दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास, जो आपका सिमिलर एंटिटी का ग्रुप है, और ऑब्जेक्ट जो क्लास का एक रिप्रेजेंट है, एक इंस्टेंस बनाता है। मतलब एक चीज, जैसे जैसे मैंने बोला टेबल का एक ऑफिस टेबल हो गया, कार का एक मेरी खुद की जो कार है सपोज, तो ऐसे कार हो गया। ऐसे एक एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और जो नीचे वाले जो कंसेप्ट है ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो ये हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी इसका आपको इतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा। ओके, इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हम इतने ही अभी दो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब हम नेक्स्ट कवर करेंगे तो आप नीचे वाले कंसेप्ट हम देख लेंगे। ओके, तो अभी हम आते हैं वेरिएबल्स पे। ओके, तो जैसे हमने एसक्यूएल में भी देखा था कि हमें कोई भी डेटा वगैरह स्टोर करना होता है तो हम कुछ इंस्टेंस लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा था कि इंटीजर अगर मुझे लेना है, जैसे मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है तो मैं इंटीजर लूंगा, मुझे अगर कोई कैरेक्टर लेना है तो मैं कैरेक्टर लूंगा। ओके, वैसे बड़ा नंबर है तो डबल, डिजिट्स में, पॉइंट्स में है, जैसे 3.5, 3.6 ऐसे है तो उसमें उसके लिए हम लेते हैं फ्लोट। ओके, तो ये हो गया उसका डिक्लेरेशन। दो चीज करनी पड़ती है हमें जावा में वेरिएबल अगर लेते हैं तो। एक होता है उसका डिक्लेरेशन और सेकंड होता है उसका इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन मतलब मैंने जस्ट बोल दिया कि मेरे पास एक नंबर के लिए इंटीजर है और उनके मैंने 3 नाम दे दिए, ए बी सी। ओके, जैसे फ्लोट के लिए मैंने बोल दिया पी आई पाई, उसके बाद डबल के लिए डी और कैरेक्टर के लिए ए। तो अभी ये जब मैं बोलता हूँ, जैसे मैं अभी हम प्रोग्रामिंग में लेके जाते हैं इसको, यहाँ पे मैंने डाल दिया डुप्लीकेट हो गया। देखो यहाँ पे ये ए और ए रिपीट आ गया, राइट। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया, ऐसे एरर दे देता है, यहाँ पे ही हमें समझ में आ जाता है। तो ये सब हो गया वेरिएबल के हमारे डिक्लेरेशन। जैसे हमने जस्ट इसको डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये सारे वेरिएबल मुझे यूज करने हैं। ओके, और अभी सेकंड क्या होता है उसका, इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या सर होता है हेलो, सर एक बार में 3 यूज कर सकते हैं सर। क्या हो रहा है? सर जैसे इन फ्लोट का है ना सर 4 का, हाँ, तो तीनों एक बार में थोड़ी ना यूज कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, सब यूज कर सकते हैं ना। एक बार में तीनों। मतलब क्या बोल रहे हो, ए यूज नहीं कर सकते रिपीटली? जैसे सर इंट है सर, लाइन बाय लाइन रो बाय रो है ना सर। हाँ हाँ हाँ,
लिख रहे हैं, फ्लोट लिख रहे हैं सर, एक बार में तो करेंगे सर। एक बार में नहीं लिख सकते, मतलब अभी ये जो है इसको अलग लाइन पे लिखना पड़ेगा। अगर इंटीजर ही होते तो मैं, अगर मुझे मेरे पास और मुझे 2-3 इंटीजर चाहिए होते हैं, जैसे मुझे अकाउंट बैलेंस लिखना है तो मैं अकाउंट के लिए एक लिख दूंगा, जैसे और बैलेंस के लिए एक इंटीजर लिख दूंगा। ओके, तो इंटीजर के टाइप के हम एक साथ सब कुछ लिख सकते हैं। और अगर मुझे सपोज यहाँ पे ऐसे नंबर में लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे मतलब लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है कि 1 बाय 1 नीचे आपको जितने चाहिए उतने आप लिख सकते हो। ओके, मैं अभी इसको जस्ट तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हम जैसे बोलते हैं कि मुझे इतने सारे वेरिएबल्स चाहिए तो हम वो ले लेते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि वो वेरिएबल में हमें कोई वैल्यू देनी है। ओके, जैसे अगर मैं डिक्लेरेशन में इनिशियलाइजेशन में लिखूंगा कि मुझे पीआई में 3.14 देना है वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद डी में जो है मुझे 20 पॉइंट ऐसे कुछ देना है वैल्यू। ओके, तो सब में आप एक वैल्यू, जब आप किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो हो जाता है उसका इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट वेरिएबल ऐसे लिख दिए, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उनमें कुछ वैल्यू डाल दिया। तो इस प्रोसेस को मतलब बोलते हैं कि ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे और इसको इनिशियलाइज कर दिया, ऐसे बोलते हैं इसको। आप आगे भी जाओगे, जब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करोगे तब भी आपको यही रहेगा कि इनिशियलाइज किया वेरिएबल, फिर उसको डिक्लेयर किया। ओके, तो ये टर्म आप याद रखना थोड़ा। तो ये टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया, ये देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी देखा था, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इनको हम यूजर को ये करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हो गया, जैसे मुझे दिखाना है कि फ्लोट पाई इक्वल टू जो भी वैल्यू मैंने दिया होगा, तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरा ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोट पाई इक्वल टू, और ये इसके साथ कॉन्कैट हो जाता है, मतलब ये वैल्यू उसके आगे यहाँ पे आ जाती है। तो सेम वे आप डी को भी दिखा सकते हैं, डबल और उसका डी है ना, इक्वल टू ये इसका डी। ऐसे करके आपका ये, आप ये वैल्यू मतलब इनमें तो ये वैल्यू है, जस्ट यूजर को और हमें पता चलना चाहिए कि क्या वैल्यू दी है, तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हाँ इसमें ये वैल्यू है करके। अभी क्या होता है, इसके अलग अलग स्कोप होते हैं। जैसे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है पीआई का, तो मैं इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है उसका। तो ये सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, टाइप ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या होता है, एक एक लोकल होता है, इंस्टेंस होता है और एक स्टैटिक होता है। तो लोकल क्या हो गया हमारा कि ले लेता हूँ Eclipse। Okay, तो यहाँ पे मैं उसको यूज मैंने डिक्लेयर किया है, ये जो बॉक्स होता है ना करली ब्रैकेट और क्लोज वाला, ये इसके अंदर उसका स्कोप होता है। जैसे मैंने ये वाले वेरिएबल इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, राइट, यहाँ पे, तो इसके बाहर मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एक void मेथड करके लिखा है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पाई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया कि पाई कैन नॉट बी रिजॉल्व एज ए वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये इस वाले बॉक्स में है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
मेथड स्टैटिक। Method is undefined for ओके ठीक है। तो ये मैंने स्टैटिक क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना था और मुझे ये मेथड यहाँ से कॉल करनी है। मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दो, जस्ट ये करो कि जैसे ये वाला हमारा बॉक्स था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और हमने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है, तो इसका स्कोप और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके बाहर हम इसका यूज करने जाएंगे तो ये अनडिफाइंड करके आ जाता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर भी, तो मुझे एक तो डायरेक्टली एरर ही आ जाएगा कि पी आई कैन नॉट बी रिजॉल्व अ वेरिएबल, तो इसका मुझे वैल्यू मिला नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर इसके अंदर यहाँ पे इसका स्कोप ये करली ब्रैकेट टू ये करली ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, ये पी आई करके वेरिएबल यूज कर दिया। ओके, और फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आउटपुट हो गई, जो मैंने इस वाले बॉक्स में दी थी, जैसे 90 दिया है। और ये क्या हो गया, ये इसका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही साथ किया है। ओके, तो ये इसका लोकल वेरिएबल हो गया इस बॉक्स के लिए, और ये सब हो गया इस बॉक्स के लिए सब लोकल वेरिएबल्स। ओके, अभी सेकंड देखते हैं। जैसे अभी ये पी आई यूज नहीं कर सकते थे राइट यहाँ पे, बट मैंने क्या कर दिया, ये फ्लोट जो है उसको उठा के इसके बाहर डाल दिया मैंने इसको। ओके, अभी क्या हो गया इस पाई का स्कोप कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों भी जो है करली ब्रैकेट वो इसके अंदर है राइट, तो यहाँ पे हम उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो दोनों भी टाइम में अगर इसको रन करूंगा तो 3.14 और 3.14 आता है, तो ये उसके स्कोप हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि एक होता है आपका लोकल स्कोप जो आपके करली ब्रैकेट में होता है, यहाँ पे ये बी का वैल्यू इसके अंदर ही रहेगा। और ये स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल भी होते हैं, तो हम ये नेक्स्ट कवर करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, तो ये जो है ये अभी क्या हो गया, अभी हमने इसको क्लास के स्कोप में लिखा है राइट, यहाँ पे डायरेक्टली क्लास है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये इसके अंदर आ गया एक मेथड के, जैसे यहाँ पे मेन के मेथड में था, तो ये सब जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होंगे और यहाँ पे खत्म हो जाते हैं राइट, तो ये सब हो जाते हैं उसके लोकल वेरिएबल्स, तो हम उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। और कुछ वेरिएबल जो होते हैं जिसको हम क्या करते हैं एज अ स्टैटिक कीवर्ड देते हैं। स्टैटिक देने से क्या होता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखो यहाँ पे मैंने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, जैसे हमने देखा था कि कोई भी एक टेबल होता है क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं राइट। तो मैंने हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बट मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था। तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अगर मुझे इनको यूज करना होता है तो मैं इसको स्टैटिक बोलता हूँ। जैसे मैंने ये वाला मेथड था, तो इसको यूज करने के लिए मुझे स्टैटिक बोलना पड़ा क्योंकि मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कंसेप्ट हम और जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे ना तब इसको वापस से हम रिवाइज करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है। जस्ट एज ये कि हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक तो लोकल, जिनका स्कोप इनसाइड अ बॉडी मेथड होता है, जहाँ पे जो ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड होता है, और
ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रहेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक नंबर प्लेट दिया होगा, जो भी रहेगा, सपोज जो हमारा होता है MH20 ऐसे जो भी रहेगा, तो ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तब इसको हम वापस से देख लेंगे एक बार। और स्टैटिक जो होता है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऐसे होता है। यहाँ पे दे रखा है वैसे, ये क्लास है पूरा, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड दे रखा है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ये सिंपली हम देख सकते हैं कि स्टैटिक दिया है मतलब स्टैटिक, और ये क्लास के अंदर लिखा है तो ये इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, क्लास के स्कोप में है यहाँ पे। और बाकी के जो है वो मेथड के स्कोप में है। क्लास के अंदर मेथड होती है, जिसके आगे क्लास लिखा हुआ नहीं होता है वो मेथड होते हैं, जिसके आगे क्लास लिखा होता है वो क्लास होता है। जैसे ये क्लास गुरु 99, और ये आपकी हो गई मेथड, क्योंकि इसके आगे क्लास लिखा हुआ नहीं है। और मेथड का जो बी ओपन और कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखे होते हैं वो आपके हो गए लोकल वेरिएबल। ओके, तो ये सिंपली यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि कौन से वेरिएबल को कैसे ये करेंगे, पता करेंगे हम लोग। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हमने वेरिएबल्स देखे थे यहाँ पे, इंटीजर, फ्लोट, ये सब, तो इनका एक क्लासिफिकेशन होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स बोलते हैं सबको। तो ये मेजर पार्ट क्या है, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव करके इनको डिवाइड करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, स्ट्रिंग, एरे और मतलब बाकी चीजें आती है। जहाँ पे स्ट्रिंग मतलब जैसे ये पूरा का पूरा मुझे स्टोर करना है। ओके, तो मैं अगर मुझे इक्लिप्स में लिखना है तो मैं यह लिखूंगा ओके, तो ये मैं यहाँ पे देता हूँ ना स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो ये पर्पल मतलब ये कलर में यहाँ पे आ नहीं रहा है ये स्ट्रिंग। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो सब इक्लिप्स में देखोगे तो इसको ऐसे इसमें आ जाता है, ये कलर में आ जाता है। बट जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनको अलग से डिफाइन करना पड़ता है। तो ये स्ट्रिंग, एरे वगैरह हम जब देखेंगे तब आप ये वाला देखना। जस्ट अभी देखो कि नॉन प्रिमिटिव में एरे स्ट्रिंग आता है, और प्रिमिटिव में आपके जो पॉइंट्स आते हैं, हमने वो ये वाले देख रखे हैं ज्यादा करके। बुलियन देख रखा है जहाँ पे हम ट्रू फॉल्स सेव करते हैं। उसके बाद होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में दो टाइप आते हैं, एक तो इंटीजर वाले जहाँ पे हम इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट अभी देखा था, डबल देखा था, राइट। ये फ्लोटिंग पॉइंट वाले मतलब जो पॉइंट में होते हैं, जैसे 3.5, 11.9 ऐसे जो होते हैं पॉइंट में, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में आते हैं, वो होते हैं फ्लोट और डबल। और इंटीजर में दूसरा टाइप होता है जो नॉर्मल इंटीजर है, वो इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट ऐसे करके होते हैं। मतलब उसका जो रेंज है कि छोटा बड़ा कितना आपको साइज रखना है उसके हिसाब से। और जो दूसरा होता है वो कैरेक्टर होता है, जैसे हमने देखा था कि आप एक कैरेक्टर सेव कर सकते हो, जैसे वी, और जो भी इंग्लिश कैरेक्टर है। और कैरेक्टर में हमारा जैसे प्लस, माइनस, ये साइन भी सब कैरेक्टर में ही आते हैं। तो जो भी आपको कीबोर्ड पे दिखते हैं, जितने भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, उनको सिंगल कोट्स में दे दोगे तो वो एक हो जाता है, एक कैरेक्टर हो जाता है सिंगल। तो वो कैरेक्टर आपका न्यूमेरिक में आता है, और वो होता है कैर और बुलियन। मतलब इतने सारे आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं कि उसमें आपको आपका डेटा स्टोर करना होता है। ओके, बट आपका अगर बड़ी सी कुछ ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर करना है, राइट, तो तब आपको ये स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर लगता है। और आपके पास सपोज बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर स्टोर करना है, तो वहाँ पे आपको एरे वगैरह लगता है। तो ये एरे और स्ट्रिंग का कंसेप्ट हम आगे चल के देखने ही वाले हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली यही होता है। प्रिमिटिव मतलब जो जावा के नॉर्मली डिफाइंड होते हैं, तो ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव है, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनको हमें यूज करना होता है। तो हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम कैसे यूज करते हैं। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, जैसे अभी हमने लॉन्ग यूज नहीं किया था, तो आपको अगर यूज करना है तो यहाँ पे आप जाके लॉन्ग डाल दोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल LG कर दोगे इक्वल टू
कुछ वैल्यू उसके असाइन कर दी। ओके, आपका ये लॉन्ग वाला असाइन हो गया। ओके, ऐसे करके आप ये सब डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, और ये टाइप कास्टिंग वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। Okay, अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो जैसे हमने अभी देखा है ना। आप जितने भी इंटीजर फ्लोट वगैरह जो भी प्रिमिटिव हमारे डेटा टाइप है वो सब ऐसे डिफाइन करो, उनमें कुछ ऐसे वैल्यूज डालो यहाँ पे और उनको प्रिंट करके देखो। ओके, तो सिंपल आप आपकी मेन इसमें ही प्रिंट करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कर पाते हो तो जो यहाँ पे दे रखा है ये स्टैटिक वाला, ये ऐसे स्टैटिक और ये डिफाइन करके उनको भी आप प्रिंट करके देखना एक बार यहाँ पे, और क्या एरर आता है क्या नहीं आता है। तो ये वाला प्रोग्राम मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो आप इस पे काम करना, फिर हम कल सेम टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं।